नलिन तलवार साबका सैनिक। और हमारे साथ कपिल जी हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो कपिल जी, आज आप कहाँ पर हैं? नमस्कार। सर जी नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी, क्लियर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी तेज करो सर, आपकी कम आ रही है। अरे मैं तो यार सामने ही बैठा हूँ, आवाज भी पूरी है मेरी। और आगे हो जाऊं क्या? अब कैसी आवाज है? अब ठीक है सर। ओके, मैं थोड़ा आगे होके बैठ जाता हूँ। सर आज मैं हूं मेरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हमारे एक बहुत ही पुराने साथी हैं भीम साहब, और उनका गांव पड़ता है दामड़ रोहतक में। तो उनकी वाइफ को एक ऑपरेशन हुआ है, जो कैंसर का जो होता है बच्चेदानी का। तो उनके ऊपर वो उन्होंने उनको एडमिट किया हुआ है। तो वहां से पता लगा, उनका कल मेरे पास में फोन आया था कि मैंने यहाँ पे एडमिट करवाई, उसके बाद में मेरे से पैसे ले लिए। जो एक बैग लगता है लेटरिन का, उसके पैसे ले लिए उनसे 8 या 9 हजार रुपये। और वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जंतर मंतर पे हो चाहे रोहतक में हो, वो 4-5 गाड़ियां भर के लेके आते हैं। तो आज मैं उनके पास में पूछा था, मेडिकल में बहुत हंगामा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। और जब मैंने उनकी हाई अथॉरिटी से बात करी कि आपने बैग के पैसे कैसे ले लिए, जब आपके पास में सुविधा नहीं थी, तो आपने इसको एडमिशन क्यों दिया, क्यों दिया आपने एडमिशन? निमला हमने इनको पहले बताया था कि हम बाहर से डॉक्टर मंगवा रहे हैं और आप ये बैग बाहर से लेके आ जाओ। मैं ये आपने कहा था? निमला हाँ, हमने इसको समझाया था। बात तो आपकी ठीक है, मार्गदर्शन आपका काम है। हम तो गांव देहात से उठ के आते हैं, जो आप कहोगे हम तो वो मानेंगे, क्योंकि हमने जान बचानी है अपने परिवार की। तो आप ये चीज लिख के दो। सर वो मना करके लिखने के लिए कि हम तो लिख के नहीं दे रहे, हम लिख के नहीं दे रहे। मतलब एक तरह से लास्ट में जाके उनका जो बिल है वो करेंगे पेमेंट। पर मैं आप लोगों, आपके माध्यम से आपने जो भी भाई देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि ईसीएचएच के अंदर मतलब एक तरह से बहुत बड़ा लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बड़ा ये भ्रष्टाचार। एक तरह से जवानों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है ईसीएचएच में। चाहे आप दवाइयों से लेके जो पैनल वाले हॉस्पिटल है, उनमें कोई मतलब इज्जत नहीं है। आप अगर ये भी बात कहोगे कि मेरे को ये दवाई क्यों दी, मेरे आप कहां साइन करवा रहे हो, तो सर बोलने नहीं दिया जा रहा। और मेरे को तो ये भी खबर लगी है कि पूरे देश में जो ईसीएचएस के मतलब बहुत सारे ओआईसी हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर घूमते रहते हैं। तो क्यों घूमते हैं सर अपनी कुर्सी को छोड़ के? इसका मतलब कुछ ना कुछ राज है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी का है। माला जपते हैं वहां हाँ, पे, माला जपते हैं। हाँ, उनको डर दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, पर ये बहुत अलग है। तो सर आज मिलिट्री सर्विस पे की तारीख थी। बिल्कुल। और मैं अपने तो आपको यही कहना चाहता हूं, बहुत बड़े लेवल पे देश के 28 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कपिल जी, जो ये मिलिट्री सर्विस पे का केस है, ये एक तरीके से 3 जगहों में अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर लड़ा जा रहा है। एक जगह का तो फैसला बहुत पहले आ गया था। दूसरा एक उड़ीसा में है, जहां पर कि एक पीओ है, शायद पीओ या सीपीओ, हाँ, विद्याधर नायक, उड़ीसा से। विद्याधर नायक। हाँ, उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। फिर यहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है, आप देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने केस किया, उसके पीछे पीछे एडीसी ने केस किया। और ये दोनों जो हैं, दोनों केस को लगा के बैठे हुए हैं। अगर आप इनके फोटो वगैरह देखेंगे, अब धीरे, पहले तो ये एक दूसरे को देखते नहीं थे, मतलब अलग अलग खड़े होकर बयान देते थे। अब ये दोनों साथ में मिलकर खड़े होकर बयान देते हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा लगने लग गया है कि ये लोग पूरे पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। पहले लड़ते रहते थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इतने साल पुराना केस है। अब तो अगला पे कमीशन भी आने वाला है। और ये इस तरीके से लड़ाइयां करते थे, जैसे वो कहते हैं ना, ईंट कुत्ते का बैर।
मतलब देख के एक दूसरे को खुश नहीं होते थे, अब साथ में खड़े हुए हैं, फिर भी 2 केस लगाए हुए हैं। भाई अगर ऐसा सब कुछ है तो एक केस खत्म करो, एक केस साथ में मिलाओ और आगे बढ़ो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सर, ये दोनों एक ही विशेष राजनीतिक पार्टी से मिले हुए हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष ने अपने लिए आगरा से सीट मांगी 2019 के चुनाव में, और अभी भी उसने भागदौड़ मचाई। और आप लोगों ने पता होगा कि 2015 के अंदर जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जंतर मंतर के ऊपर भूख हड़ताल करी, आप भी उसमें थे, उसके हिस्सा थे, तो उस समय पिछले दरवाजे से मनोहर पार्रिकर से मुलाकात करी बिल्कुल और की। उस धरने को मतलब एक तरह से तोड़ मरोड़ के या सरकार के पाले में कर दिया। तो उससे बहुत सारे जो हमारे पूर्व सैनिक थे, जो वकालत के क्षेत्र में थे, वो सरकारी वकील बने, जो आज भी सरकारी वकील है। बिल्कुल जैसे मेंद्रियान एडीसी है, की आप बात कर रहे हो, तो मेंद्रियान है, मेंद्रान है। बिल्कुल हाँ, वो सरकारी वकील है। और हाँ, ये जो मेंद्रान जी है, वो आज एएफटी के अंदर सरकारी वकील है। अब ये देखो, एक तरफ से तो बाहर होके जवानों को मिलिट्री सर्विस पे दिलाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ एएफटी के अंदर कोई डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आया, कोई ऑनरेडी पेंशन के लिए आया, किसी और चीज के लिए आया है, उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। क्योंकि सर वो सरकारी वकील है, उनको फीस इसीलिए दी जाती है सरकार की तरफ से कि आपको विरोध करना है। ये समझ से परे है। और रह गई आपकी बात की ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते थे, बिल्कुल नहीं देखते थे। आज इनका एक फ्रेम में फोटो आ रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे को, तो इसके लिए इनका शुक्रिया करना चाहिए कि तुम एक फ्रेम में आ गए दोनों ही। देखिए इसके अंदर जो जैसे आपने बताया, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे जो है थोड़ा सा अलग चलता हूँ। मेरे को बिल्कुल भी आपकी बात को मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। ये दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए। जो एक पार्टी है जो कहती है कि मैंने पहले केस किया था, वॉइस, वो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई, जो कि इस समय सत्ताधारी दल है और उनका डिसीजन को कोई हिला ना सके, इसलिए इसको केस को कोर्ट में डाल दिया। और हम लोग कभी भी पिछले 8-10 सालों से कभी भी इसको उठा नहीं पाए हैं, जब भी हम रक्षा मंत्री या किसी से मुलाकात की हमने। और वहीं पर जो दूसरी पार्टी है एडीसी, क्योंकि केस जो किया था वो एडीसी ने किया था। अभी तो इन्होंने अपना नाम जो है, किसी वो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना कि अपने नाम का अक्षर में एक ए डाल दो, ई डाल दो, ये नंबर ले लो, तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया, एडीसी से करके एईडीसी कर दिया। और ये लोग जो हैं एईडीसी वाले, ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। बात एक ही है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो आरएसएस के साथ जुड़ा है। बीजेपी आरएसएस का ही एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन ये डायरेक्टली आरएसएस के साथ है, नॉट थ्रू बीजेपी। और इन्होंने जो है यही जवानों, ये केस करने के बाद, दाखिल करने के बाद इनको साथ में वो भी मिल गया, सरकारी वकील का ओहदा भी। अब ये लोग कहते हैं कि हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं और इस केस को फाइट कर रहे हैं। और वहीं पर जब ये एएफटी में खड़े होते हैं तो हमारे ही पूर्व सैनिकों के खिलाफ खड़े होते हैं और उनकी ही बातों को काटते हैं कि नहीं नहीं, इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलना चाहिए, इनको ये नहीं मिलना। जो भी केस करें आप किसी भी तरीके का, वहां पे उसका अपोज करते हैं, सरकार का साथ देते हैं। और ये जो केस किया है एमएसपी का इन्होंने, ये केस भी वही है कि भाई जवानों को लटका के रखो। ये केस इतने सालों से चले जा रहा है, चले जा रहा है, बेंच बदले जाते हैं हर साल और हर साल फिर से शुरू हो जाता है। और हर बार ये कहा जाता है कि इस बार जो है फाइनल डिसीजन 15,500, इस बार फाइनल डिसीजन। ये पिछले 5-6 साल से हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। और हर बार जो होता है, जैसे इस बार भी जो है 27 मई की डेट मिल गई है। हो क्या रहा है कि ये सरकार की मदद के लिए है, सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं, उन्होंने खड़े किए हुए हैं। और उसके अंदर भी मतलब इन लोगों ने इतना सरकार के अंदर जो थिंक टैंक जिसे कहते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज को जानते हैं, उन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया है कि दो पार्टियों को, जो कि दोनों उन्हीं की हैं, एक बीजेपी की है, एक आरएसएस की है, जो दो केस लड़ रहे हैं, दोनों ने केस फाइल किए हुए हैं वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अगर एक पार्टी भी इनके बीच में से, इनमें से एक भी पार्टी जो है वो अपना हाथ खींच ले, जैसे आप कह रहे हो कि 2019 में सीट की कोशिश की,
इस बार भी कोशिश की, जब लोग राज्यसभा कह रहा हूँ, जब राज्य सरकार के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसके अंदर भी कोशिश की गई कि आगरा से सीट मिल जाए, एक आधा नॉमिनेशन इनको मिल जाए, तो नहीं मिल पाया है। तो उनके दिमाग में शुरू से ये है कि कहीं बिगड़ जाए, हमको छोड़ जाए, तो ये केस वापस ले लें, तो फिर हर आदमी जो है सरकार के पास आके बोलना शुरू कर देगा। इसलिए 2 को खड़ा किया हुआ था और इनका ऐसा एक 2014 2 अगस्त को शायद रैली हुई थी पहली, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की, जिसके के अंदर ये दोनों साथ में आए थे। मैं उसी समय जुड़ा था इनसे, पूर्व सैनिकों के साथ। जुलाई में जुड़ा था, 2 अगस्त की रैली थी। और उस दिन की जो रैली थी, जैसे ही शाम को 3 बजे, 3-4 बजे ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 3 क्या, उससे पहले ही 2 ढाई बजे ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वहीं पर मंच के ऊपर, वो जो मुंह वाला फोन होता है उससे लेके अलग अलग करने शुरू कर दे, इनको चंदा मत देना, इनको वो मत देना, इनको ऐसा मत करना, और वहीं पे लड़ाई शुरू। और वो लड़ाई पिछले इतने सालों से 2014 से अभी तक चली आ रही थी, लेकिन अभी पिछले साल 1.5 साल के अंदर धीरे धीरे अब क्या हो गया है कि इनको पता चल गया है कि भाई जनता हमारी किसी बात को सुनती नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई देखता नहीं है, अब साथ में खड़े होके खड़े रहो। अगर मैं वही बात आपसे पहले भी कही कि अगर इनको अगर ऐसा करना है तो 2 ग्रुप क्यों लड़ रहे हैं? अरे पूरा का पूरा दिमाग एक जगह पे लगाओ ना, तो एक एक पार्टी हो जाओ, केस को अपने नहीं को उसके साथ सर, मिला दो। सर इसमें भी कुछ खासियत है। जिस तरह से एक मेजर जनरल ने ओआरओपी का केस सुप्रीम कोर्ट में डाला, पर आज तक वो ये नहीं बता सका क्यों डाला। उसका जो जजमेंट आया, तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 ही चीज बोली कि भाई 1 रैंक ऑन पेंशन को रिवीजन करो और 3 महीने के अंदर इनका एरियर दो। अब ये बात आती है कि मांग क्या थी। इसमें भी मैं एक कानून मैंने पढ़ रखी है सर, मैं खुद ही एलएलबी हूँ, और मैंने आज जैसे देखा एक नाम आया उसमें एडवोकेट सीसराम यादव जी का। अब मैंने वो व्यक्ति 8 साल ये मिलिट्री सर्विस पे का चल रहा है, उसमें मैंने वो कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं मैंने वो कि वो आए कहां से, प्रकट कहां से और कितना उनके पास में ज्ञान है, एजुकेशन है। मेरे को तो नहीं लगता। ये एक तरह से गुमराह करने की कोशिश हो रही है पूर्व सैनिकों को। दूसरी बिल्कुल बात सर, ये जो जो भी है, ये जो मिलिट्री सर्विस पे है, ये कमीशन की रिपोर्ट है, और कमीशन के ऊपर आप देखोगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑर्डर पड़े, इतने आदेश पड़े हैं कि उन्होंने खारिज करे। अगर मान लो सर ये हाईकोर्ट से 1% खारिज हो जाता है, तो उसके बाद में हम कहां जाएंगे? क्योंकि सरकार के पास में अगर हम आंदोलन करके अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार बोलेगी कि तुम्हारी मांगे गलत थी, तुम हाई कोर्ट ने तुम्हारे को आदेश दिया है। और हाई कोर्ट से एक केस पहले खारिज हो चुका है। एक उड़ीसा का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसका 2 साल से अता पता नहीं लग रहा है। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो अब आदमी ही आप अंडरग्राउंड है, वो आदमी ही अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड है सर। उसको भी उसको देखो आप, उसने एक जैसे हमारे बहुत ही सम्मानित ऑन रेडी कैप्टन है, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नाम तो उनका क्या नाम कौन है, सा कोट पैंट वाला, वो कोट टाई पहन के आते हैं। सैनिक सैनिक कुछ है। हाँ, सैनिक सैनिक न्यूज के नाम से नाम है। हमारे साथ में भी थे, वो फेडरेशन का प्रवक्ता बनाए थे, जो बीजेपी के मंच पे चढ़ गए थे। इस आंदोलन जो चल रहा था जंतर मंतर का, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो पिछले दरवाजे से बीजेपी के मंच पे जाके पगड़ी पहन ली थी। खुद यूपी में रहते हैं और दिल्ली के किसान आंदोलन ललित ललित जी, नहीं नहीं ललित जी नहीं, लोकेंद्र सिंह जी, जो सैनिक वेलफेयर न्यूज के से चला रहे हैं, वो आज बोल रहे हैं, एक देखो उनका उनका व्यू देखो कि इनमें कितना टकराव है। वो कह रहे हैं कि एडीसी ने किसी से पैसे नहीं लिए, मतलब वहां कहीं ना कहीं वो वॉइस को पिन कर रहे हैं, वॉइस को पिन कर रहे हैं, जबकि वॉइस ने पहले केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, पर वॉइस को कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने वीडियो में। और सर अभी अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले उनके वीडियो को, 1 घंटे में कम से कम कई लाख व्यक्ति देख गए, जबकि उसने कोई बात नहीं करी, ना कोई गहराई की, ना कोई चीज की। जबकि मैं इतना जानता हूं, मैं लोकेंद्र सिंह साहब से मैं पर्सनली भी मिला हूं, उनको अपनी पेंशन का भी ज्ञान नहीं है। हाँ, बोलने
में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, पर उनको सिपाही हवलदार की पेंशन का तो मतलब ही नहीं। हाँ, लेटर को पढ़ के बता देते हैं, लोगों को तक बात पहुंचा देते हैं, या कोई बात जो सरकार ने बोली है उसमें मिर्च मसाला लगाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब एक तरह से ये कहते हैं ना कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो उन्हीं में से है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पापा की परी। नहीं तो ये जो है ना, इनका मेन मकसद ही यही था कि जवानों को गुमराह करना, आप समझिए। और ये जो वॉइस को पिन लगा रहे हैं, ये भी एक सिर्फ दिखावा है, अंदर से सारे के सारे मिले हुए हैं कि बस यही है कि वो जैसे अलगाववादी होते हैं ना, उनके हैंडलर होते हैं, उसी प्रकार से इनके भी अलग अलग, इनके पट्टा लेके घूमने वाले अलग लोग हैं। एक उस तरफ से है, एक इस तरफ से है, वो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये आपस में इनका इंटरनल जो टकराव है, उसके कारण इस प्रकार की बातें नजर आती हैं। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों को गुमराह करने की बात हो रही है। क्योंकि आप ये सोचिए कि और 1-1.5 साल के अंदर पे कमीशन की बात शुरू हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कोर्ट ने कहा है कि इतनी बार डिसीजन दिए हैं, जब भी कोई फाइनेंशियल मैटर होता है, उसका आखिर जो होता है, उसका आखिर, क्योंकि जो केस अभी 7-8 साल से धक्के खा रहा है, इसका मतलब कि ये लोग कोई ऐसे मजबूत जो है वो कोर्ट को नहीं बता पाए हैं कारण, कि किस कारण जो है सबको बराबर मिलना चाहिए। और कोर्ट उसको बार बार आगे से आगे डेट पड़ती जा रही है। और जब भी ऐसा होगा, जिस दिन कोर्ट का ये दिल सर आपने करेगा, बिल्कुल सही बताया कि जो मेन पॉइंट है कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्यों होनी चाहिए, ये अभी तक वहां पे साबित नहीं कर सके, जबकि ये बहुत सिंपल चीज है। ठीक है क्योंकि ना। वो साबित कर ही नहीं सकते। साबित इसलिए नहीं कर सकते सर, कमीशन की रिपोर्ट, ये तो सबको मालूम है कि भेदभाव है मिलिट्री सर्विस में बहुत बड़ा भेदभाव है। ये सेना की नौकरी करने का एक रिक्स अलाउंस है। पर ये जो केस किया गया, ये अलग तरह से किया गया, लोगों को वहां तक ना पूछने देना। अब मैं तो खुद इनको कहता हूं, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि भाई अभी भी समय है, इस केस को उठा लीजिए आप, उठा लीजिए आप। और लास्ट में अगर ये नहीं उठाएंगे तो सर ये बहुत अलग चीज होंगी। क्योंकि कोर्ट इसके अंदर जो है ना साहब, आखिर में जाके यही बोलेगा कि ये हमारा जो दायरा है फाइनेंस का जो मैटर होता है, वो सरकार का काम होता है, वो न्यायपालिका काम नहीं है, वो कार्यपालिका का काम है। जो फाइनेंस का मामला है, सरकार, कोर्ट जो है आखिर में जाके मैक्सिमम केसेस के अंदर अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोर्ट क्वेश्चन करेगा ना, आप जो चीज आपने तो एक पर्ची बना के दे दी, 10 पेज की हो, 100 पेज की हो, 10,000 पेज की हो, लेकिन अगर कोर्ट को मसाला नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर कि वो कोई अपना निर्णय दे सके, कोई आदेश पारित कर सके, तो कोर्ट आपसे और क्वेश्चन पूछेगी, और क्वेश्चन पूछेगी कि और डिटेल में बोलो, और बताओ, कितना बताओगे। क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पा रहे हो कोर्ट के सामने, नहीं पा रहे। क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से कोर्ट के सामने रख ही नहीं पा रहे हो। आपने पहले विचार नहीं किया, आपने सिर्फ सरकार को बचाने के लिए कोर्ट केस मात्र कर दिया कि भाई जो दूसरे संगठन हैं जो धरने देते हैं, जैसे कि साबका है, वो सरकार के पास अगर बात करने जाती है तो सरकार पहले ये बोलती है कि ये केस जो है ये तो कोर्ट के अंदर लंबित है, कोर्ट का फैसला आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे कि भाई क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। अगर कोर्ट हमारे फेवर में भी दे देगी, अगर कोर्ट ये कह देती कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट 15,500 है, तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे भी 8-10 साल चलेगा, लेकिन उससे पहले अगला पे कमीशन भी आ जाएगा। पे कमीशन आ जाएगा, तो वो केस तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। फिर अगले पे कमीशन के हिसाब से फिर से केस, अगर यही सरकार आगे भी चलती है और पे कमीशन भी आ जाता है, तो फिर नए तरीके से उसको फिर अटका के बैठ जाएंगे, उसमें फिर लड़ मरेंगे दिखाने के लिए, मतलब पूर्व सैनिकों को दिखाने के लिए। एक पार्टी कह रही है कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं है, जो एडीसी है वो कहती है हम पैसा नहीं लेते हैं, हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं और लड़ते हैं, जबकि उनका खुद का चेयरमैन जो है, पता नहीं अब उसने नहीं अपनी सर, कुर्सी जो छोड़ दी हो। एडीसी ने है, एडीसी कहती है मैंने पैसे नहीं लिए, पर उन्होंने सैनिकों की संख्या बल दिखा के गाजियाबाद में एक जनरल को जिताया। अभी उसके जन्मदिन पे वो केक काट रहे थे और सरकारी वकील बने, वो किसके रहमो करम पे बने? मैं भाई वही बात किसी कर ने रहा तो हूँ, सिफारिश की होगी। मैं भाई वही बात कह रहा हूँ कि मैं भी सरकारी सरकारी, वकील हाँ, सरकारी सर मैं वकील भी बने और वकील हूँ।
और हम पूर्व मेरे को सैनिकों ही के बना दो ही, कोई हाई कोर्ट में वकील नहीं सरकारी, भाई वो आदमी पूर्व एएफटी में सैनिकों, बना दो। भाई वो आदमी पूर्व सैनिकों की मदद कैसे कर सकता है जो कोर्ट में खड़ा होकर खुद काला चोगा डाल के साहब को कहता है कि हर केस के अंदर मैं सरकारी वकील हूं और जो जवान ने केस किया ये गलत है। वही आदमी बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं जवानों के लिए जो है एमएसपी का केस लड़ रहा हूं। ये कहां की बात हुई भाई? ये ये कैसे हो न्याय की सकता? बात तो है ही नहीं। ये तो दोगली बात होगी ना। ये तो कभी भी हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप एक उस पे चल रहे हो, आप दो रास्तों पे चल रहे हो। एक तरफ आप कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हो, जब एएफटी में खड़े हो तो आप हर जवानों के हर केस के अंदर उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो कि इनकी हर डिमांड जो भी इन्होंने लिया है वो गलत है। आप सरकार की तरफ से लड़ रहे हो और बाहर निकल के जब आप खड़े होते हो पूर्व सैनिकों के बीच में, तब आप कहते हो कि भाई ये जो है हम एमएसपी का केस लड़ा है, ये हम पूर्व सैनिकों के लिए लड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात है। एक पार्टी, उसकी जो मेन विंग है आरएसएस और बीजेपी, इनके दोनों आगे चले हुए हैं और इन्होंने केस किया हुआ है। एक को एएफटी मिल गया, दूसरा वकील नहीं है, उसको सीट चाहिए थी, उसको कोई टिकट नहीं मिली। तो मेन चीज वही है, जवानों को सर, सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। आपको खुश किया जाता है हर बार। सब लोग डालते हैं आज पेशी है, 15,500 निश्चित, और जब शाम को 4-5 बजे वो केस 3:30 बजे लगता है इनका आजकल हर बार खाना खाने के बाद, वो 3:30 से 3:45 के बीच में सारे बाहर आ जाते हैं। 4 बजे तक शुरू हो जाता है कि अब 27 मई होगी, फिर फिर 27 मई इसके को साथ होगा, में कोट 5 जून टाई वाले होगी। यूट्यूबर भी तो तैयार रहते हैं ना वीडियो बनाने में। हाँ हाँ। वो तो बहुत बहुत मीठी भाषा शैली से जवानों के दिल में उतर जाते हैं। वो उनको इस तरह से भाषा शैली में फंसाते हैं कि जैसे अकाउंट में 15,500 आ गए, जबकि ना तो वो इस केस में भागीदार है। वो कमरे के अंदर से वीडियो बना रहे, ना उनको ग्राउंड का पता है, ना ग्राउंड की रिपोर्ट का मालूम है, किसने केस किया यहाँ तक नहीं मालूम। ये अरे ये वैसे कोट टाई वालों ने ज्यादा नुकसान किया है सैनिक समाज का, ये मैन मांगों का। नहीं, पूर्व सैनिकों को समझना चाहिए। ये हर बार कोट पैंट टाई वाला जो है बल्ले बल्ले और ये करता है, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। जो जिस चीज में मतलब जो लेटर पढ़ रहा है वो ही गलत पढ़ जाते हैं, उसका मतलब ही गलत तरीके, इंग्लिश में लेटर है उसको हिंदी में कुछ और तरीके से समझा देते हैं। और उसके कारण जो है लोगों को ये लगता है कि अब मेरे को पैसा मिलेगा, अब मेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन मिलता ठेंगा है। कुछ नहीं आता, ठीक कुछ है बात आगे नहीं बढ़ती और सारा कुछ वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। ये पूर्व सैनिकों को समझना पड़ेगा कि हर बार लॉलीपॉप देख के ये मत समझो कि वो मीठा है और तुमको मिठास मिलेगी। वो साली सैकरीन है, उसमें मिठास नहीं मिलेगी, जहर है वो। आपको सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे और उसके बाद में आप खुद परेशान रहेंगे। मैं इसके बारे में सर, इतना ही आपका बहुत कहूंगा। बहुत धन्यवाद। और हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने अब इस हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे का कोर्ट केस से हटा लेना चाहिए, इसको बिल्कुल विड्रॉल बिल्कुल। करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को। अगर ये पूर्व सैनिकों का भला करना चाहते हैं तो इनको अपनी एप्लीकेशन वापस लेनी चाहिए। अगर इनको इसमें 1% भी नेगेटिव फैसला आ गया ना सर, फिर किसी भी पे कमीशन में ये इनकी मांगे मंजूर नहीं हो सकती। मतलब इनको जब 8 साल हो गए हैं लड़ते हुए, 8 साल के अंदर कोर्ट ने बहुत कुछ पूछा है। इनके पास अभी भी समय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके पास अभी भी समय है। इस केस को वापस लें, ये दोनों पार्टी, और साथ में वो विद्याधर नायक जो उड़ीसा में बैठा हुआ है दुबक के, जिसने हजारों हजार रुपया, मतलब 4 आदमी तो मेरे पास ऐसे थे जिन्होंने 30-30 हजार रुपया दिया था उसको। बाकियों ने 10,000 5,000, उस केस के लिए इतना लाखों रुपया दिया उस आदमी के पास पहुंचा। और उसकी 2 पेशी के बाद से आज तक कुछ नहीं पता। 2015 16 17 में 18 में उसने किया था, उसके बाद से उसकी कोई पेशी का पता नहीं चल रहा। क्या हुआ, कहाँ दबा हुआ है वो, या खत्म तो नहीं हुआ है वो, बस दबा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। तो मेरा इन लोगों से यही है कि आप इसको वापस लीजिए। जो पिछले 8 साल का आप दोनों पार्टीज का एक्सपीरियंस है, हो तो एक ही ग्रुप से ना, बीजेपी भी आरएसएस का ही पार्ट है, हो तो एक ही ग्रुप से। तो दोनों पार्टी मिलके मंथन करें, अपने दिमाग अपने सिर साथ में जोड़ें, और जो कुछ कोर्ट ने अभी तक पूछा है उस हिसाब से अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करें, और फिर इसको नए तरीके से उसको अगर करना चाहते हैं तो फिर जाएं, ताकि कोर्ट फिर आगे की बात करेगा। अभी तो ये सिर्फ ऐसा है कि पिछली वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। कोर्ट पीछे का पढ़ता है और आगे बढ़ा देता है। 4-6 पेशी के अंदर नई बेंच आ जाती है, क्योंकि हर साल बेंच चेंज होती है।
रिवॉल्व होते हैं जजेस, तो उनको फिर से केस की जानकारी लेनी पड़ती है कि अभी तक क्या हुआ। उसके अंदर समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में केसों की कमी नहीं है। हजारों हजार केस लंबित हैं पड़े हुए वहां पर। तो 6 उस करोड़ के करीब। फिर उस हिसाब से फिर दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब 6 करोड़ तो देश भर में होंगे ना, दिल्ली हाई कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से वो जजेस हर साल चेंज होती है बेंच, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एकदम डिसीजन नहीं दे सकते। और जैसे ही देखना इनका इस बेंच का पूरा होने वाला होगा, उसकी 2-3 पेशी से पहले आ जाएगा इस बार फाइनल, इस बार फाइनल, तीसरे चौथी पेशी के अंदर आ जाएगा कि भाई बेंच चेंज होगी, अब तो उन्होंने 3 महीने आगे का टाइम दे दिया, खलास। तो इन लोगों को हमारी बात को सुनना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि मिलकर बैठ के बैठें, दिमाग लड़ाएं, दूसरे जो वकील हैं उनसे भी बात करें और एक अच्छा मजबूत केस फिर से बना के और लगाएं। तो इसके साथ कपिल धन्यवाद जी सर आपका आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। हमारे चैनल को जय लाइक हिंद। कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।